हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी का हवा बन रही थी कि कांग्रेस का हमें हरा सकते हैं। हमारी जीत आगे भी इसी प्रकार से होगी और ये इस बार हिंदुत्व नहीं होता तो निश्चित हम हार जाते कि राजस्थान में तो वसुंधरा की निश्चित यानी संकल्प वाली महिला है, तो इसको बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज को बनाना चाहिए क्योंकि 4 बार उन्होंने जीते। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनसे हम बात करेंगे जो भाजपा ने 3 राज्यों में चुनावी जीत हासिल की है। इसका संदेश क्या है और क्या इसके मायने हैं? स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता.com पर। जी, इसका तो जो संदेश है वो तो बिल्कुल हम जैसे लोग जो थोड़ा कुछ घूमे थे उनको यानी जो उनको जानकारी मिली उसके अनुसार हमारे देश में एक प्रकार से गुप्त एक क्रांति चल रही है, वो है हिंदुत्व पर। और एक हिंदू एक आत्मगर्व एक मंशा बन रही है और इसमें यानी बाकी चीज़ों भी थे बट मुख्यतः जो हम जाति और अन्य विषयों से ऊपर उठकर एक पार्टी को पसंद करना, वो हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी का हवा बन रही थी। तो जब हमें लोग कहते थे नो नो हारने वाले हैं, ये कांग्रेस आने वाली है, तो जो हम इधर-उधर गए थे तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा तो कोई नहीं लगता कि कांग्रेस का हमें हरा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक तो हमें देखकर हमें पहचानते भी हैं कई जगहों में। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि राम मंदिर बन गई है, राम सेतु बच गई है और अन्य अन्य जो काम हो रहे हैं ये हिंदू एकता के लिए हम निश्चित वोट देंगे। तो हम 80% हिंदू हैं वैसे भी, तो उसमें बड़ी मात्रा में हिंदू इस प्रकार से मंशा उनकी आ जाएगी तो फिर कोई उनको हरा नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से ये हिंदुत्व की जीत है, तो अगर ऐसा है तो फिर भाजपा को बढ़ चढ़कर वादे क्यों करने पड़े? मैं इसको हीन भावना कहता हूँ जब लोग अपने के अपने को बड़ा करने के लिए या अपने जो प्रभु सत्ता है उस या अपने जो क्षमता है उसकी वो उसको पार्टी से उसी से आगे बढ़ रही है, ये जो दिखाने और उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। परंतु मैं जो जानता हूँ और जो मैंने देखा है उसमें मैं ये कहूँगा कि आज जो नवीन बात है और ये 2014 में भी था और आज थोड़ा बढ़ गया है। और मैं कहता हूँ कि ये हिंदुत्व की जो एक जागरण आई है, एक पहचान आई है, उस कारण से हमारी जीत आगे भी इसी प्रकार से होगी। अच्छा, तो जैसे जो एक बीजेपी ने कैंपेन चलाया, उसमें हिंदुत्व की बात की, लेकिन साथ ही साथ लोगों को लाभ देने की बात की और इसके मद्देनजर बहुत सारी घोषणाएं हुई। और इसका एक उदाहरण हम अगर लें तो जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, तो वहां पर करीब 6 साल के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 3 गुना बढ़ गया है। और एक बड़ा हिस्सा जो है सरकार का सरकार के खर्च का और कर्ज का, जो लोगों को मुफ्त की चीजें देने में जा रही है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप हमें ये बताएं कि इस तरह की जो राजनीति है वो अंततः जनता को और देश को, राज्य को कहाँ ले जाए? मैं समझता हूँ कि किसी देश में इस प्रकार से निःशुल्क देना या लालच करना देना, ये मैं समझता हूँ कभी दीर्घकालीन के लिए चल नहीं सकती। और ये इस बार हिंदुत्व नहीं होता तो निश्चित हम हार जाते। और इसी पर ज़्यादातर जो पत्रकारों ने कहा था कि बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी, वो उसी आधार पर कह रहे थे। बट जो दिल में था वो यही था कि
और मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर का मैंने जब मेरी केस में हम लोग जीते और फिर उसके बाद राम मंदिर बनाने की शुरू हो गई और लोग आज भी जब भले सब निर्माण नहीं हुई परंतु फिर भी लोग बड़े संख्या में आकर देखकर आंखों में आंसू आती है उनको। ये ऐसे एक भावना बनी है जो अखबारों में तो आया नहीं परंतु मैं समझता हूँ यही है जो ये बाकी चीजों का जो है महंगाई ये सारी को पार करके हमें वोट दी। तो जैसे आपको एक तरह से पूरा विश्वास था कि हिंदुत्व की भावना जो है वो बीजेपी को हारने नहीं देगी, तो क्या आपने पार्टी के नेताओं से कोई आपकी बातचीत हुई थी और आपने इस तरह की बात बताई थी कि अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी हिंदुत्व के चलते हम जीत रहे हैं? मैं तो जब एक नेता समझता है कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है उसको जाकर बताना कि तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा है, ये हमारी जो सिद्धांत है हमारे जो हिंदुत्व है इसके कारण हो रहा है, तो ये उनके जो इर्द गिर्द लोग भी घूमते हैं जिनको वो जैसे सिर्फ नाराज होंगे और कहेंगे कि तुम्हें ईर्ष्या है, ये वो दुनिया भर की बात कहते हैं, तो मैं तो उनके साथ नहीं कहता हूँ परंतु संघ के और विश्व हिंदू परिषद के साथ बात करने में वो भी इसी राय के हैं कि लोगों में निश्चित तौर पर पहली बार एक हिंदू संगठित हो रहा है हमें दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और, जैसे सब जगह जो है जो चुनाव लड़ा गया वहां पर चेहरा किसी स्थानीय नेता को नहीं बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ये जीत हुई है वो उनके चेहरे पर हुई। तो दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि क्या जनता के सामने सीएम, जनता को सीएम चुनना है और उसके सामने हमने पीएम को कर दिया, तो क्या ये एक सही स्ट्रेटेजी है? दूसरी बात कि किसी भी पार्टी को क्या एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह से निर्भर हो जाना, वह पार्टी के भविष्य के लिए कितना क्या उस पर असर पड़ सकता है? ये हमारी पार्टी में इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो हर चुनाव में आ जाते हैं और अपने किसी किसी की पैसा देना ये वो किसी की चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ एक अपने दृढ़ संकल्प से वो आते हैं और बूथ में बैठते हैं जहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो पर्चे पर्चे बांटते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये लगता है कि हम ये जो आप चित्र खींच रहे हैं वो तो साधारण अन्य पार्टीज के लिए समस्या हो सकती है। एक बार जो कर्नाटक में हमारे लोगों ने हिंदुत्व की बात ही नहीं की और थोड़ा इधर-उधर जाति की बात की थी। बट देखिए क्या हुआ उसमें, वहाँ हम हार गए। तो मैं सोचता हूँ कि आगे और विशेष तौर पर उत्तर भारत में बहुत धार्मिक लोग हैं और इसीलिए इस पर ही हम जीतेंगे और हम नेता कुछ भी करें, आए उनके लोग भी उसको भगवान मान के उनको घुमाएँ, ये इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हमारे लिए मुख्य ये है कि हमें जीतना चाहिए और कांग्रेस नहीं आना चाहिए। जो पार्टी लाइन से अलग चलता है उसके लिए कोई संदेश देखते हैं आप इन नतीजों में? पार्टी लाइन से अलग चलने वाले नेताओं में एक नाम आपका भी है। हाँ, नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ सबको कि किसी लोकतंत्र देश में देख लीजिए वहाँ यानी सिद्धांत पर मतभेद होना, उसको व्यक्त करना, आलोचना करना, प्रधानमंत्री के स्तर पे लोगों को भी यानी का आलोचना करना, ये तो स्वाभाविक है, सब मानते हैं। जैसे चर्चिल था और चेम्बरलिन थे, चेम्बरलिन ने दोस्ती की हिटलर से, तो चर्चिल उनका नंबर 2 मिनिस्टर था। उन्होंने खूब डट के 3-4 साल के लिए उनकी चेम्बरलेन की बुराई की और आखिर में लोगों ने कहा कि चर्चिल को आशा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ये सब बातें कही थी, परंतु उनके पार्टी के अंदर से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई जिससे उनको दंडित हुए। वो उसको उस आलोचना को उन्होंने स्वीकार किया पार्टी के अंदर कि हाँ उसको बोलने का अधिकार है परंतु हमारी पॉलिसी ये है। और वो पॉलिसी फेल होने के बाद जब
हिटलर ने आक्रमण करने शुरू कर दी चेकोस्लोवाकिया और अन्य देशों का, तब ये जो शांति की जो भाषा दे रहे थे चेम्बरलेन, उसका नाक कटी और उन्होंने रिजाइन करके बच्चे चर्चिल हो गए थे प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र जहाँ एक जो सालों से है, उसमें इस प्रकार की आलोचना करना से कोई डरना नहीं चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी भी जब हमारे आजादी के आंदोलन में जो थी, तो वह बड़ी आलोचना होती थी। सरदार पटेल की एक राय होती थी, राजा गोपालाचार्य की एक राय होती थी, सब ओपनली बात करते थे। और परंतु जब प्रस्ताव पास होती थी कार्य समिति में, तो उसको मानते थे लोग सब। तो ये धीरे धीरे इंदिरा गांधी के आने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और खेद की बात है कि हमारे बीजेपी में भी इस प्रकार से एक व्यक्ति सर्वोच्च है और बाकी सब सेवक हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, परंतु मैं समझता हूँ कि संघ का जो प्रभाव है, उसमें आखिर में पार्टी में ये सब संतुलन वापस आएगी। तो अगर आप कह रहे हैं कि संघ का काफी नियंत्रण है और आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो फिर संघ क्यों नहीं इस पर कुछ कर रहा है? संघ का तो हस्तक्षेप होता ही नहीं है। वो तो जब जनसंघ बनाए थे, उन्होंने इसीलिए बनाए थे कि पार्लियामेंट में कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा था, और जवाहरलाल नेहरू डट के दुनिया भर की झूठ बोल रहे थे संघ के बारे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाई, क्या नहीं किया उन्होंने। तो उस समय के कोई हमारे लोग होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उस दृष्टि से कहा। परंतु वो एक बार चुनने के बाद हम अपने काम करते जाएंगे, हम उनको उसमें पड़ेंगे नहीं। तो संघ का कोई हस्तक्षेप करने के लिए या वो कुछ ठीक करने के लिए बीजेपी में आने का कुछ नहीं है। कोई खतरे है वैसी हो जाए, तो मैंने देखा कि ये संघ अपनी राय दी है कई जगहों में। जैसे आडवाणी को उन्होंने जब जिन्ना का यानी प्रशंसा की थी, तो संघ ने बहुत उसको बुरा माना और आडवाणी को उतरना पड़ा पद से। तो ये इससे ज्यादा संघ करती नहीं है। परंतु संघ जीतने चाहती है, हम जीते, क्योंकि नहीं तो संघ पर प्रतिबंध हर बार लगी है। सोनिया गांधी के टाइम में तो बड़ा तंग किया संघ को, और पहले भी नरसिम्हा राव के काल में भी वो नरसिम्हा राव ना चाहते हुए भी सोनिया गांधी के प्रभाव में एक प्रतिबंध लगी थी। तो संघ का वही दृष्टिकोण है कि भाई हमें छेड़ो मत, तुम जो जितना लड़ना लड़ो, बट परंतु हम हमारी अस्तित्व का सवाल आप उठाएंगे, तो वो निश्चित तौर पर राजनीति के मैदान में आ जाएंगे। जी। तो अच्छा, एक चीज जैसे आपने कहा कर्नाटक में हिंदुत्व की बात नहीं हुई तो वहां पर बीजेपी हार गई। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी हिंदुत्व की वजह से जीत हुई और आगे भी हिंदुत्व का जब तक उभार रहेगा तो भाजपा जीतती रहेगी। तो ये एक राजनीति में धर्म के आधार पर चुनाव जीतना, ये महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, सेहत, मतलब लोगों की इतनी समस्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश का उदाहरण, 3 गुना कर्जदार हो गए हैं मध्य प्रदेश के लोग 6 साल में। तो ये जो जेन्युइन मुद्दे हैं, इसके बजाय अगर धर्म पर चुनाव लड़ा जाए तो फिर ये कहाँ जाएगी राजनीति? कि मैं पहले तो मेरा कहना, ये कभी इच्छा नहीं थी कि मैं कहूँ कि अर्थशास्त्र का कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। हमारे देश सीमाओं में जो चाइना आकर हमारी जमीन ले लेती है, उसका उसका मैं नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। परंतु एक स्वाद हम कहेंगे जो अपने इसमें होनी चाहिए कि हमारे में यहाँ वो सब कह रहे हैं कि हमारे हमने आएंगे तो दामों को कम करेंगे, ये देंगे, वो बांटेंगे, ये सब सब सारे पार्टीज कहते हैं। तो हमारे में एक विशेषता है कि हम कहते हैं कि सारे हिंदुओं को एक करेंगे। जी। अच्छा, इन चुनाव नतीजों का आप 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर मानते हैं कि होगा या नहीं होगा? एक ही बात है, ये हिंदुत्व पर ही होगा और किसी चीज पर नहीं होगा। मोदी है, मोदी नहीं है, ये सब हमें जो
अखबारों के जरिए जो आती है वो होती है, पर तो जो जमीन में जो बात है वो तो यही है कि हम लोग सब एक हैं, और हाँ, पहली बार हम सब एक कर रहा है। वो वो मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि बस मुद्रास्फीति कितने भी हो, शॉर्टेजेस नहीं, चावल नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजों का कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी होना चाहिए, परंतु उसमें स्पर्धा सबके साथ होगी। परंतु ये जो है इसका कोई स्पर्धा में आ नहीं सकता। जी। अच्छा, कांग्रेस और जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसके लिए आप क्या कुछ देखते हैं? इन इन चुनावों का परिणाम उस पर क्या पड़ेगा 2024 के मद्देनजर? देखिए, ये सब में नियत खराब है, और कांग्रेस सबसे ज्यादा धोखेबाज पार्टी मैं मानता हूँ। लेकिन जो अलग अलग हैं, जैसे ममता बनर्जी है, वो तो जीतेगी, उसको लोकसभा में भी जीतेगी। ऐसे हैं लोग, उड़ीसा में भी पटनायक जो हैं वो जीतेंगे, आंध्र में जीतेंगे, माने में अधिकांश जो पार्लियामेंट के संसद एमपीज हैं वो उनके ज्यादा आएंगे, हमारा कम आएंगे। परंतु जो बड़े संख्या में जहाँ है, जैसे हिंद यानी उत्तर भारत, उसमें तो हिंदुत्व पर चलेगी। जैसे इमरजेंसी में भी दक्षिण भारत में सब ने इंदिरा गांधी को वोट दिया था, परंतु उत्तर प्रदेश, आई मीन उत्तर भारत में उन्होंने तो सफाई कर दी थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, इंदिरा गांधी को ही हरा दिया था, तभी तो इमरजेंसी हटी। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब सीएम कौन बनने जा रहा है? आपके सूत्र क्या कुछ बताते हैं? नहीं, मैंने दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। और सर, आपकी पसंद क्या है? मतलब कि कौन सीएम बने, आप चाहते किसको हैं? कौन बन रहा है छोड़िए, आप मैं चाहते ये किसको? समझता हूँ कि राजस्थान में तो वसुंधरा की निश्चित यानी उसका एक बारी है। अच्छा, क्या ऐसा क्योंकि ऐसा क्यों लगता है आपको कि उसका उनको? उसका ही असर है जिसमें हम उस लकीर को पार, लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो उसको मिलना चाहिए। महिला भी है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ, और वो काबिल भी ये बहुत है, उसको मैं यानी संकल्प वाली महिला है, तो इसको बनाने चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश में शिवराज को बनाना चाहिए, क्योंकि 4 बार उन्होंने जीते, ये कोई छोटी बात है। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में मैं ध्यान ही नहीं दिया, किसी को भी बना लो ध्यान नहीं। अच्छा। अच्छा, जैसे आपने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह का नाम लिया, तो उम्र के लिहाज से देखें तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए? देखिए, युवा के पास अनुभव नहीं है, और वायुवृद्ध लोगों के अनुभव है, परंतु वो शरीर उनको साथ नहीं देता। पर तो जब ये दोनों लोग जो हैं, ये इनका शरीर काफी अभी भी दुरुस्त है। तो और आपको पता है कि भीष्माचार्य जब युद्ध में निकले तो वो 118 साल के थे, और श्री श्री हमारे भगवान कृष्ण वो 125 साल के थे। तो ये हमारे देश में आजकल जो पहले जो हम लकीर खींचते थे, उसको अब आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य अच्छा है, वो दिखता है, आप घूम सकते हैं, रोज कम से कम 10 10 घंटे काम कर सकते हैं, बेंच में टेबल पर बैठ करके जो काम करना है सरकारी काम। तो फिर मैं समझता हूँ ये आयु का सवाल उठाना नहीं चाहिए। जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।